Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about the second part under cell, the unit of life. तो इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं, साइटोसोल प्रेजेंट होता है या सेल के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है। और स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो सबसे पहले जो सेल है, सेल इस तरीके से होता है, इट इज एनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो जो प्लांट सेल है इसमें इस तरीके से यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इसके ऊपर जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और अगर जो डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं जैसे प्रोकैरियोट्स हो गए, फंगाई हो गए डिफरेंट, इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। नाउ जो सेल वॉल है इसके अंदर वाला जो भी कंटेंट है इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे टर्म यूज की जाती है दो चीजों के लिए, एक तो सेल के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म है प्लस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इन दोनों को कंबाइनली बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। मींस यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। नाउ अगर हम स्पेसिफिकली साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म में एक तो आता है साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? सेल के अंदर क्या होता है? पानी होता है सबसे ज्यादा वॉल्यूम में। तो जो पानी है मींस जो लिक्विड है सेल के अंदर, इसे बोलते हैं हम साइटोसोल। और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं। डाइजेशन के लिए डिफरेंट ऑर्गन है, उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन करते हैं, रिस्पॉन्स डिफरेंट ऑर्गन करते हैं। तो हर एक जो फंक्शन है ये एक ऑर्गन का काम है फंक्शन करना। इसी तरीके से जो सेल है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो भी बॉडी में काम हो रहा है ये ऑर्गन्स करते हैं। ऑर्गन किसके बने हैं? अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इट इज अ सेल। और जब बहुत सारे सेल जो कि एक ही तरह के हैं ये कंबाइन होते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं टिश्यू। नाउ जब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कंबाइन होते हैं और एक ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इसे हम बोलते हैं ऑर्गन। नाउ यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं तो इनमें एक ऑर्गन का एक काम होता है, दूसरे ऑर्गन का दूसरा काम होता है। अब जैसे हम बात करें कि जैसे डाइजेशन हो रही है हमारी बॉडी में, तो डाइजेशन हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया है पहले भी कि डाइजेशन में बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि माउथ, इसोफेगस, स्टमक, लिवर, पैंक्रियास, ये सब क्या हैं? ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो दे कॉन्स्टिट्यूट द ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरीके से यहाँ पे एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जो एक ऑर्गेनिज्म है इसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में 7 डिफरेंट सिस्टम हैं। कौन से हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, देन उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइनली एक ऑर्गेनिज्म में काम करते हैं, उसको लिविंग कंडीशंस में रखते हैं तो दे कॉन्स्टिट्यूट द ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है सेल इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज जो सेल के अंदर ही सारी एक्टिविटीज होती हैं इंडिविजुअली, और जब बहुत सारे सेल्स एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो एक सिस्टम चलता है। अगर सेल के अंदर एक्टिविटीज नहीं होगी तो एक ऑर्गेनिज्म लिविंग कंडीशन में नहीं रह पाएगा। तो सेल के अंदर किस तरीके से एक्टिविटीज होती हैं इसको समझने के लिए हमको डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज का फंक्शन देखना पड़ेगा, इनका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो आगे हम इनको देखेंगे डिटेल में। नाउ जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस है इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि इसमें क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर डिफरेंट जीन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है। और जो न्यूक्लियस है इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, इसमें एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है, इसलिए 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। नाउ यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेलीज है ये 3 तरीके की होती हैं। एक वो सेल ऑर्गेनेलीज जिनमें की एक ही मेम्ब्रेन होती है। अगर एक ही मेम्ब्रेन है तो इन्हें हम बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। और अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सभी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। दूसरी है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जिनमें की 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं।
इसमें आते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सब कुछ आते हैं प्लास्टिड में, जो कि प्लांट्स में पर्टिकुलरली या फंजाई एल्गे में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। इसमें सबसे पहले है राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, एंड देन दी सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम का फंक्शन है कि जब जो सेल है इसकी डिवीजन होती है तो जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं ये सेंट्रोसोम के अंदर से स्प्रेड होते हैं। सो ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। अगर हम यहाँ पे मेम्ब्रेन की बात करें, अगर नाउ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा यूनिट मेम्ब्रेन का। यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब है कि वो मेम्ब्रेन जिसमें कि लिपिड बायलेयर प्रेजेंट हो, एक लेयर जो है ये ऊपर की तरफ और एक लेयर इस साइड नीचे की तरफ। तो जिस भी मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन है इसमें दो लिपिड की लेयर होंगी, इसे हम बोलेंगे यूनिट मेम्ब्रेन। अगर हम यूकारियोटिक सेल्स में बात करें तो यूकारियोटिक सेल्स में जो सेल की मेम्ब्रेन है ये भी यूनिट मेम्ब्रेन है। जितनी भी यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो चाहे सिंगल वाली हैं चाहे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड वाली हैं, सभी जो इनकी मेम्ब्रेन्स हैं ये यूनिट मेम्ब्रेन्स हैं। अगर हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये यूनिट मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है। तो ऑर्गेनेलीज की तो बात ही इसमें खत्म हो गई। लेकिन इसमें क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, जो कि कौन सी हैं, राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स। तो सॉरी, ओनली राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं प्रोकैरियोट्स में। तो राइबोसोम्स में तो मेम्ब्रेन वैसे ही नहीं होती। तो जो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स हैं इनमें ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन है, और जो यूकैरियोट्स हैं इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सभी सेल ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन जो है दे आर कॉल्ड द यूनिट मेम्ब्रेन। अब उसके बाद यहाँ पे बात आती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारी मेम्ब्रेन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये मेम्ब्रेन्स कौन सी हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन्स हैं, और इनका फंक्शन है कि ये कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करती हैं, मींस एक ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो अगर हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में यहाँ पे ऑर्गेनेलीज की बात करें तो जितनी भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, दे कॉन्स्टिट्यूट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। मींस ये चारों पार्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। नाउ दीज आर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज व्हिच आर इन्वॉल्वड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दिस इज अ सेल, सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए जो है इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है डिफरेंट आरएनए में, और एक इसमें बनता है एमआरएनए। अब ये जो एमआरएनए है ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा और अब ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म में है, और वीकन से साइटोसोल में है, मींस लिक्विड में है। नाउ ये जो एमआरएनए है ये आगे ट्रांसलेट होता है प्रोटीन्स में। तो प्रोटीन्स में ट्रांसलेट होने के लिए इसको राइबोसोम्स के साथ बाइंड करना पड़ेगा, या तो वो राइबोसोम्स जो कि ऐसे ही प्रेजेंट है, या फिर दूसरी यहाँ पे वो या सेकेंडली यहाँ पे जो राइबोसोम्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंडेड हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं इस एमआरएनए से। तो अगर हम सबसे पहली ऑर्गेनेली की बात करें तो दिस इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इस तरीके से रेटिकुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो इसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है इसके साथ कॉन्टिन्यूटी में होता है कि जब यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो ये वेसिकल्स की फॉर्म में यहाँ पे प्रोटीन जो है इसमें जो सिंथेसाइज हुए हैं ये आगे वेसिकल की फॉर्म में यहाँ से पिंच ऑफ होते हैं और गोल्गी एपरेटस के साथ जो है कंबाइन होते हैं इसके जो सिस्टरने के साथ। दिस इज अ गोल्गी एपरेटस। इसमें जो वेसिकल में यहाँ पे प्रोटीन है ये इसके अंदर एंटर करेंगे और इसकी मॉडिफिकेशन होगी। आफ्टर मॉडिफिकेशन जो गोल्गी एपरेटस है ये प्रोटीन्स को वेसिकल्स की फॉर्म में पैक करता है, और ये जो प्रोटीन्स हैं ये या तो सेल के अंदर डिलीवर होते हैं या फिर सेल के बाहर डिलीवर होते हैं। यहाँ पे जो गोल्गी एपरेटस में जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं यही लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं या लाइसोसोम्स में एंटर करते हैं। तो जो प्रोटीन जिसमें लाइसोसोम इंपोर्ट सिग्नल होगा वो लाइसोसोम्स तक जाएंगे। नाउ दूसरे प्रोटीन जिनमें कि जो मेम्ब्रेन एक्सपोर्ट सिग्नल है ये मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएंगे सेल मेम्ब्रेन से, और इन्हें हम बोलते हैं सेक्रीटरी प्रोटीन्स। तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है सेल के अंदर जो कंटेंट्स हैं। अब जो इसका यहाँ पे इनर पोर्शन है जो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाली जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, और जो बाहर वाला इससे बाहर वाला पोर्शन है दिस इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल
कंपार्टमेंट जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स बाइंडेड फॉर्म में होते हैं, इसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेशन करते हैं और प्रोटीन की प्रोसेसिंग भी करते हैं। तो जो यहाँ पे RER है, इसमें यहाँ पे जो प्रोटीन्स है इनमें ग्लाइकोसिलेशन होती है, मीन्स ग्लूकोज ऐड होता है। उसके बाद जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं प्रोटीन में, इनका एडिशन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। जो भी प्रोटीन्स की फोल्डिंग है इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही होता है। और प्रोटीन्स जो है इनकी आगे स्प्लाइसिंग भी इसमें ही होती है। उसके बाद अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसकी मेम्ब्रेन के साथ कोई भी राइबोसोम्स नहीं है। तो अगर राइबोसोम्स नहीं है तो मीन्स प्रोटीन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ना ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ना ही उसकी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है। तो फिर ये किस चीज़ की प्रोसेसिंग और जो मॉडिफिकेशन या सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, वो है लिपिड्स। तो जितने भी लिपिड्स की फॉर्मेशन, जो लिपिड्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, ये हमेशा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनते हैं। हर एक सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। अब जो लिपिड मेटाबॉलिज्म, उसके बाद जो लिपिड्स हैं इनकी मॉडिफिकेशन, जैसे इनके साथ फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच होता है तो इन्हें हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स, जिसके साथ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। हमने देखा है ना फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो ये फॉस्फोलिपिड किस में बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसके बाद जो सिरामाइड्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल्स हो गए, डिफरेंट स्टीरॉइड हार्मोन्स हो गए, इनकी सिंथेसिस भी यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही होती है। उसके बाद फैटी एसिड इलोंगेशन, मींस जो कार्बन बैकबोन है इसकी इलोंगेशन भी यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। ना कुछ ऐसे लिपिड्स हैं जिनमें की अनसैचुरेशन होती है, मींस डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड का एडिशन है ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही होता है। ना यहाँ पे जो भी प्रोटीन्स और लिपिड्स यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनते हैं, ये वेसिकल्स की फॉर्म में पैक होके डिलीवर होते हैं यहाँ पे गोल्जी एपरेटस में। जो गोल्जी एपरेटस है इसमें इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और इन्हें हम बोलते हैं सिस्टर्ने। जो इसका यहाँ पे फ्रंट फेज है, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मिंग फेज, एंड जो लास्ट वाला फेज है और जो एंड वाला फेज है इसे हम बोलते हैं मैचुरेशन फेज। तो जो सबसे पहला सिस्टर्ने है इसे हम बोलते हैं सिस गोल्जी नेटवर्क, और यहाँ पे एंड में होता है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। और बीच में यहाँ पे सिस्टर्ने हैं, जो यहाँ पे है फ्रंट वाला सिस सिस्टर्ने, मीडियल सिस्टर्ने एंड ट्रांस सिस्टर्ने। ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर की बात। तो जो गोल्जी एपरेटस है इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था कैमिलो गोल्जी ने, तो इसीलिए इसको गोल्जी बॉडीज और गोल्जी एपरेटस बोला जाता है। नाउ जो रेड ब्लड सेल्स हैं ह्यूमंस में और जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं प्लांट में, इसमें अगर हम अर्ली स्टेजेस की बात करें तो गोल्जी एपरेटस इनमें प्रेजेंट होता है। बट लेटर स्टेजेस में क्योंकि ये सेल्स जो है ये ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो ज्यादा ऑर्गेनेलिस इनमें नहीं होती, तो इसलिए जब लेटर स्टेजेस में मींस जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनमें यहाँ पे जो गोल्जी एपरेटस है ये डिसअपेयर हो जाता है, ये नहीं होता इनमें। उसके बाद यहाँ पे जो अगर इसके हम फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले दे हेल्प इन सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स, सॉर्टिंग ऑफ लिपिड्स, और यहाँ पे पॉलीसेक्राइड्स का मेटाबॉलिज्म होता है गोल्जी एपरेटस में। उसके बाद जो भी प्रोटीन्स इनमें एंटर करते हैं इनकी मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफिकेशन मींस ग्लाइकोसिलेशन होती है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं इनकी ग्लाइकोसिलेशन से ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं, मींस इनके साथ ग्लूकोज अटैच होता है। और इसी तरीके से जो लिपिड्स यहाँ से SCR से इसमें एंटर करते हैं इनकी भी ग्लाइकोसिलेशन होती है। तो ग्लाइकोसिलेशन के प्रोसेस में यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो यहाँ पे मॉडिफाइड प्रोटीन्स हैं उसके बाद ये पैक होते हैं एक वेसिकल की फॉर्म में, और नाउ दीज आर कॉल्ड दी वेसल्स, सो दिस इज कॉल्ड दी वेसल। तो इस तरीके से वेसल में जो भी अब मॉडिफाइड प्रोटीन है, मॉडिफाइड लिपिड है, ये इस तरीके से पैक होते हैं। और उसके बाद ये जो वेसिकल्स हैं ये डिलीवर होती हैं सेल के बाहर या सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज में जहाँ पे भी इनकी जरूरत है। तो कैसे पता चलता है कि वेसिकल के अंदर जो भी प्रोटीन है या जो भी कंटेंट है इसकी डिलीवरी सेल के अंदर होगी या सेल के बाहर होगी? इसको पता करने के लिए ये जो प्रोटीन है इनमें डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं। जो वेसिकल है इसमें सिग्नल्स होते हैं, अगर तो इसमें यहाँ पे एक्सपोर्ट सिग्नल होगा तो ये एक सेक्रेटरी प्रोटीन है और ये सेल के बाहर चला जाएगा, मींस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर चला जाएगा एज अ सेक्रेटरी प्रोटीन। अगर इसमें इंट्रासेलुलर सिग्नल्स होंगे
तो इंट्रासेलुलर सिग्नल किस ऑर्गेनेली के स्पेसिफिक हैं, अगर ये लाइजोसोमल सिग्नल है तो ये लाइजोसोम में डिलीवर हो जाएगा, अगर वैक्यूल्स के सिग्नल है तो वैक्यूल में डिलीवर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी मटेरियल पैक होता है वेसिकल्स में, इसकी डिलीवरी होती है विद द हेल्प ऑफ गोल्गी अपरेटस। तो इसीलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, बिकॉज ये कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जो एक ऑर्गेनेली है ये सिंथेसाइज कर रही है प्रोटीन की, दूसरी उनकी मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग कर रही है, और थर्ड ऑर्गेनेली अगर इसमें हम देखें तो जो लाइजोसोम्स है, और इनके अंदर जो प्रोटीन्स यहाँ पे गोल्गी अपरेटस में बने हैं ये इनके अंदर डिलीवर होते हैं और ये आगे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नाउ जो लाइसोसोम्स हैं इनमें डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं गोल्गी बॉडीज के अंदर। जो एंजाइम्स हैं मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये प्रोटीन्स होते हैं या फिर ये लिपिड्स भी हो सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो लाइसोसोम्स हैं इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और ये जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं ये डाइजेशन करते हैं बोथ द इंट्रासेलुलर मटेरियल और द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। मीन्स अगर एक्स्ट्रा सेलुलर यहाँ पे कोई भी वेस्ट है तो ये सेल के अंदर एंटर करेगा, ये लाइसोसोम्स तक जाएगा और लाइसोसोम के अंदर इसकी डाइजेशन होगी, और अगर सेल के अंदर कोई वेस्ट है तो भी ये लाइसोसोम के अंदर एंटर करेगा और इसकी डाइजेशन और डिग्रेडेशन हो जाएगी। नाउ इसमें 40 डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं अप्रोक्सीमेटली, और इसकी जो पीएच है ये एसिडिक पीएच में काम करते हैं। इसकी पीएच 5 होती है या इससे कम भी हो सकती है। अब इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट है अगर हम कॉमनली बात करें तो डिफरेंट हाइड्रोलेसिस एंजाइम, लिपेजेस एंजाइम जो कि लिपिड्स की डाइजेशन करते हैं, प्रोटीएजेस प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेजेस ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन भी इसमें होती है। मीन सेल के अंदर जो भी मटेरियल है वो इन्हीं फॉर्म्स का बना होता है, लिपिड्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, ग्लूकोज, देन न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स वगैरह का। तो ये सभी तरीके की जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनकी डिग्रेडेशन कर सकते हैं। नाउ जो लाइसोसोम्स है यहाँ पे इनको सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है। कई बार क्या होता है कि जो सेल है इसमें कोई फंक्शनिंग प्रॉब्लम आ गई, कोई भी इशू हो गया, सेल किसी भी तरीके से या तो इसमें कोई डैमेज हो गई या ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो सेल है ये सेल डेथ की प्रोसेस में चला जाएगा। इसमें लाइसोसोम्स हेल्प करते हैं। लाइसोसोम्स इसमें क्या करते हैं ये बर्स्ट हो जाते हैं, तो इसके अंदर जितने भी यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये अब सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे और जितना भी सेल के अंदर कंटेंट है ये पूरा डिग्रेड हो जाएगा। मींस यहाँ पे ऑटोलाइसिस ऑफ सेल, इस टर्म को हम बोलते हैं ऑटोलाइसिस, मींस सेल्फ लाइसिस, सेल जो है इसकी डेथ हो जाएगी। सो लाइसोसोम सेल डेथ में और ऑटोलाइसिस में इन्वॉल्व होते हैं, दैट्स वाई इनको सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है। दूसरे हैं वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स हैं अगर हम बात करें तो ये मोस्टली प्लांट्स में, फंगल सेल्स में और कुछ एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो लाइसोसोम्स हैं ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, इसी तरीके से जो वैक्यूल्स हैं दे आर कॉल्ड द स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम्स, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। इनमें भी डिफरेंट जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी पीएच भी एसिडिक है और सेल के अंदर जो भी जो मटेरियल है, जो डैमेज मटेरियल है उसको ये मींस डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं। तो इनका फंक्शन लाइसोसोम्स जैसा ही है प्लांट के केस में, सो दैट्स वाई इनको स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम्स बोला जाता है। नाउ जो वैक्यूल्स है इनकी मेम्ब्रेन होती है। अब ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड यहाँ पे ऑर्गेनेली है, जितनी भी हमने स्टडी की है आज सभी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। तो इसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं यहाँ पे टोनोप्लास्ट। नाउ जो प्लांट वैक्यूल्स है इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। अगर हम प्लांट के केस में देखें तो ये प्लांट सेल है अगर, तो प्लांट सेल का जो 90% पोर्शन है ये ऑक्यूपाइड होता है विद द वैक्यूल्स, बिकॉज जो भी प्लांट में एक्स्ट्रा वाटर है ये इसमें स्टोर होता है एज अ सैप, और उसके बाद जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं ये भी वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। डिफरेंट एंजाइम्स जैसे हमने देखे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये भी वैक्यूल्स में ही स्टोर होते हैं। So this is all about the different cell organelles or specifically the endomembrane system. So if you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section, and if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.